एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम विकास या एवोल्यूशन जो है उससे संबंधित जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बनेंगे, उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग नामक महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं थे पूछ रहा। पहली चीज़ है कि अगर पूछा जाए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित सिद्धांत कौन सा है, तो बिग बैंग थ्योरी है। और इस बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन कौन थे, तो लेमैत्रे थे, गैमोव थे और डिक थे। कौन से नहीं थे, तो मिलर नहीं थे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और इस सिद्धांत के क्या था कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, संपूर्ण ब्रह्मांड एक पिंड में समाहित था जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया था। क्या कहा गया था? सिंगुलैरिटी कहा गया था। सिंगुलैरिटी कहा गया था, ठीक है। और इस सिद्धांत ने क्या कहा कि इस सिंगुलैरिटी पिंड में महाविस्फोट हुआ और जिसके पश्चात क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगर पूछा जाए विशिष्ट सृष्टिवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, तो हिब्रू ने किया था, ठीक है। और इस विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत का अर्थ क्या है कि इस सिद्धांत के द्वारा कहा गया कि दैवीय शक्ति से क्या हुआ, यहाँ पर पृथ्वी पर क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और इस सिद्धांत का जो विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत था, इसका जो समर्थक पूछे तो इसके समर्थक थे शोरेज। जो शोरेज था वो कौन था, तो स्पेनिश का एक पादरी था। स्पेनिश का एक क्या था, पादरी था। ये शोरेज क्या था, स्पेनिश का एक पादरी था जिसने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में क्या किया, जो विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत था उसका समर्थन किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कॉस्मिक पैनथेरेमिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दोस्तों, जो कॉस्मिक पैनथेरेमिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किया था रिक्टर ने। किसने किया था? रिक्टर ने प्रतिपादित किया था। और कॉस्मिक पैनथेरेमिया सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो विकास हुआ है वो ब्रह्मांड से हुआ है। कहाँ से हुआ है, तो ब्रह्मांड से इस पृथ्वी पर क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने कहा कि एक स्पोर नामक इकाई थी जो प्रत्येक ग्रह पे गई और क्या हुई, वहाँ पर जीवन को छोड़ा और वहाँ पे क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी पे भी ये क्या है, इसलिए स्पोर नामक इकाई आई थी। अगला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में स्वजननवाद के प्रतिपादक हैं। दोस्तों, जो स्वजननवाद के प्रतिपादक थे वो कौन थे, अरस्तु थे। और अरस्तु का समर्थन किसने किया था, वॉन हेल्टमान ने किया था। अब वॉन हेल्टमान के, अगर तुमने सभी ने पढ़ा होगा वॉन इंटर में, कि वॉन हेल्टमान के किस्से ये हैं कि उन्होंने कहा कि अगर पसीने से भीगी कमीज को 21 दिन तक गेहूं के भूसे में रखें तो वहाँ क्या हो जाते हैं, चूहे पैदा हो जाते हैं। हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। या उन्होंने कहा 2 ईंटों के बीच में अगर तुलसी का पौधा लगा दें तो वहाँ पे बिच्छू पैदा हो जाते हैं। तो ये क्या था, एक पागल थ्योरी थी। अगला क्वेश्चन, स्वजननवाद का खंडन किसने किया। दोस्तों, जो स्वजननवाद का खंडन किया था वो फ्रांसिस्को रेडी ने किया था, ठीक है। प्रतिपादन किसने किया, अरस्तु ने किया, ठीक है। समर्थन किसने किया, वॉन हेल्टमान ने किया। और खंडन किसने किया, फ्रांसिस्को रेडी ने किया। फ्रांसिस्को रेडी ने 3 फ्लास्क लिए थे एस आकार के, जिसमें क्या किया, एक को पूरे कॉर्क से बंद कर दिया था, दूसरे को क्या कर दिया था, कपड़े से बंद कर दिया था, और तीसरे के जो एस आकार की नली थी वो तोड़ दिया था। उसने कुछ दिन बाद देखा जिसकी ये एस आकार का गला तोड़ रखा था, वहाँ पे जीवाणु पैदा हुए, जिसमें कपड़े से ढका था, कपड़े पे क्या हुए, जीवाणु पैदा हुए, अंदर कुछ भी नहीं था। और जो एस आकार की नली थी उस पर कुछ भी पैदा नहीं हुआ। तो अर्थात इससे उस प्रूफ हुआ कि क्या है, स्वजननवाद नहीं होता बल्कि क्या हो, प्राचीन जीवों से क्या होता है, नए जीवों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जीव जननवाद के प्रतिपादक है वही जो फ्रांसिस्को रेडी ने आगे सिद्ध किया था। इसका जो प्रतिपादक थे लुई पाश्चर थे। और लुई पाश्चर ने भी क्या किया, इसी प्रकार के 3 फ्लास्कों का प्रयोग किया था जो फ्रांसिस्को रेडी ने किया। और इसके आधार पर उन्होंने बताया कि क्या होता है, नए जीवों की उत्पत्ति पूर्व जीवों से होती है। अगला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत है उसे रासायनिक संश्लेषणवाद कहा जाता है, या इसी रासायनिक संश्लेषणवाद को क्या कहते हैं, पदार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, यही रासायनिक संश्लेषणवाद क्या है, पदार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत के प्रतिपादक एआई ओपेरिन किस देश के निवासी थे? दोस्तों अभी मैंने बोला कि जीवन का जो आधुनिक सिद्धांत है उत्पत्ति का वो पदार्थवाद या रासायनिकवाद है, और इसके प्रतिपादक पूछे तो एआई ओपेरिन थे। और ये किस देश के निवासी थे? तो ये रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक थे। और इन एआई ओपेरिन ने ही क्या किया था? पदार्थवाद या रासायनिक संश्लेषणवाद की स्थापना की थी। कब? 1953 में। ठीक है। और अगर पुस्तक पूछे किस पुस्तक में की थी, तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक में इन्होंने प्रस्तुत किया था। किसमें? ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक में प्रस्तुत किया था। ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक में प्रस्तुत किया था इसको। अगला क्वेश्चन, ओपेरिन के सिद्धांत को प्रयोगों के आधार पर निम्न में से किसने सिद्ध किया? दोस्तों जो ओपेरिन ने सिद्धांत दिया था ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक में, उसको प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया था स्टेनले मिलर ने किया था। और यूरे का एक विद्यार्थी था जिसने ये क्या किया था? इस सिद्धांत का क्या किया था? सिद्ध किया था प्रयोगों के आधार पर। किस सिद्धांत को? एआई ओपेरिन के पदार्थवाद या रासायनिक संश्लेषणवाद के सिद्धांत को। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, आपको एक एक चैप्टर करके कंप्लीट कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिलर द्वारा फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को किस अनुपात में लिया गया? दोस्तों जो मिलर ने स्टेनले मिलर ने क्या किया था? रासायनिक संश्लेषणवाद को प्रूव किया था। तो उन्होंने जो फ्लास्क में कौन कौन सी गैसें ली थी, तो उन्होंने एक मीथेन ली थी, अमोनिया ली थी, हाइड्रोजन ली थी और जलवाष्प को लिया था। इसमें इन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को किस अनुपात में लिया था? तो 2:1:2 में लिया था। किस अनुपात में? 2:1:2 में लिया था। और अगर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म किया था? तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे क्या किया था? गर्म किया था। ओके। अगला क्वेश्चन, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है किसका? कार्बन 14 का या यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन 14 या यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। और जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्लेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विकासवादी सिद्धांत का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जो विकासवादी सिद्धांत का अध्ययन है वो फाइलोजेनी कहलाता है। कहाँ पे? फाइलोजेनी कहलाता है या फाइलोगेमी कहलाता है। क्या? विकासवादी सिद्धांत का अध्ययन। और प्लेंटोलॉजी बता चुका हूँ, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। क्या? प्लेंटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वह जीवाश्म जो खाली स्थान में भरकर उसी का आकार धारण कर लेते हैं कहलाते हैं। दोस्तों वे जीवाश्म जो खाली स्थानों में भरकर उसी का स्थान धारण कर लेते हैं उन्हें मोल्ड जीवाश्म कहते हैं। मोल्ड जीवाश्म बोलो या ढांचा जीवाश्म बोलो, ठीक है, या काष्ठ जीवाश्म बोलो। ठीक है। जबकि जो प्रस्तुतीकृत जीवाश्म होते हैं वे जीवाश्म होते हैं जिनका कोमल भाग नष्ट हो जाता है, लेकिन कठोर भाग जैसे हड्डी, दांत ये क्या नहीं होते? नष्ट नहीं होते हैं। प्रस्तुतीकृत जीवाश्म कहलाते हैं। प्रिंट जीवाश्म होते हैं जो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, लेकिन केवल क्या होते हैं? चित्रों के माध्यम से अवशेष के रूप में विद्यमान रहते हैं। और काप्रोलाइट जीवाश्म वे जीवाश्म कहलाते हैं जिनका केवल मल मूत्र ही प्राप्त होता है, बाकी कुछ भी इनके अवशेष नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, बैगनवेलिया के कांटे व कुकुरबिट्टा के प्रतान निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों बैगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिट्टा के जो प्रतान होते हैं वो समजात अंग के प्रमाण होते हैं। समजात अंग किसको कहते हैं? कि वो अंग जो संरचना और उद्भव में तो समान होते हैं लेकिन उनका कार्य अलग अलग होता है। क्या कहलाता है? समजात अंग कहलाते हैं। और यह घटना जो होती है समजाता कहलाती है। जैसे मनुष्य का हाथ, घोड़े की अगली टांग, चमगादड़ के पंख, सील के फ्लीपर, ये सबने पढ़े हैं। ठीक है। लेकिन बैगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिट्टा के प्रतान क्या हैं? समजात अंग के प्रमाण हैं। अगला क्वेश्चन, कशेरुकी का मस्तिष्क व हृदय निम्न में से किसके प्रमाण हैं? दोस्तों आपको पता है मस्तिष्क अलग चीज़ है, हृदय का कार्य अलग है, तो ये प्रमाण किसके होंगे? समजात अंग के प्रमाण है, कशेरुकी का मस्तिष्क और हृदय। अगला, मधुमक्खी का डंक और बिच्छू का डंक। दोस्तों दोनों का क्या है? दोनों डंक मारने की काम करते हैं, लेकिन मधुमक्खी का डंक और बिच्छू का जो डंक होता है दोनों डंक हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो क्या है? समवर्ती अंग के प्रमाण है। समवर्ती अंग क्या होता है? जिनका काम समान होता है लेकिन उनकी संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है, समवर्ती अंग कहलाते हैं। मधुमक्खी का डंक क्या है? कि ये निक्षेपक नाल का रूपांतरण है। और बिच्छू का डंक क्या है? अंतिम खंड का पूंछ में होता है विष, तो अंतिम खंड का क्या है? रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन, कीटों के ट्रैकिया और कशेरुकी के फेफड़ों का उदाहरण है। दोस्तों जो कीटों के ट्रैकिया होते हैं और कशेरुकी के जो फेफड़े होते हैं,
ठीक है। कीटों के ट्रैक से रुके फेफड़े जो होते हैं ये इनके कार्य समान हैं लेकिन आकृति अलग अलग है, तो क्या है, समवर्ती अंग हैं। अगला, ऑक्टोपस और स्तनधारी के नेत्र उदाहरण है। दोस्तों ऑक्टोपस और स्तनधारी के नेत्र क्या है, काम समान है लेकिन बनावट अलग अलग है, तो क्या है, समवर्ती अंग हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लगभग अवशेषी अंगों की संख्या है। दोस्तों मनुष्य में, उम्मीद करता हूँ आपको समझा समृद्धि अंग आगे होगा, तो अवशेषी अंगों की जो संख्या है लगभग 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कृमिरूम प्रशेषिका, निमेषक पटल, अक्कल दाढ़, कर्णपल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरु की, त्वचा पर बाल, ये सारी क्या है, मनुष्य के अवशेषी अंग हैं। अगला क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी है। दोस्तों सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, संयोजी कड़ी क्या है, वायरस है। ठीक है, सजीव की तरह ये क्या कर सकता है, गुणन कर सकता है, और निर्जीव के समान क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में पड़ा रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जंतु व पादप के बीच की संयोजी कड़ी है। जंतु और पादप के बीच की संयोजी कड़ी कौन सी है दोस्तों, युगलीना है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या करता है, जंतु व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन, एनीलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजी कड़ी है। दोस्तों एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की जो संयोजी कड़ी है वो पेरीपेटस है। वायरस बोला सजीव निर्जीव के, युगलीना बोला जंतु और पादप के। अगला क्वेश्चन, एनीलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी है। दोस्तों एनीलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी नियोपिलिना है, और एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की क्या है, पेरीपेटस है। देखो एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की पेरीपेटस और एनीलिडा और मोलस्का के बीच की नियोपिलिना है। कई बार आए गए क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है जहाँ पे साइंस पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन, रेप्टिलिया को, रेप्टिलिया और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी है। दोस्तों रेप्टिलिया का मतलब है सरीसृप, क्या है, सरीसृप रेंगकर चलने वाले, और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी है, रेप्टिलिया पक्षी वर्ग क्या है, आर्कियोप्टोरिक्स है, आर्कियोप्टोरिक्स है, दांत वाला पक्षी। अगला क्वेश्चन, एम्फीबिया व मत्स्य वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी है। दोस्तों एम्फीबिया जो उभयचर वर्ग हैं, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, उस एम्फीबिया और मत्स्य वर्ग के बीच की जो संयोजी कड़ी है, मत्स्य वर्ग यानी पिसीज वर्ग के बीच की है, प्रोटोप्टेरस है। कौन सा है, प्रोटोप्टेरस इसकी संयोजी कड़ी है। युगलीना जंतु और पादप के बीच की। अगला क्वेश्चन, एम्फीबिया और सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी है। दोस्तों जो एम्फीबिया है और सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी है वो कौन है, शमूरिया है। युगलीना जंतु और पादप के बीच की। प्रोटोप्टेरस किसकी है, उभयचर और मत्स्य वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी है। अगला क्वेश्चन, सरीसृप और स्तनधारी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी है। दोस्तों जो सरीसृप हैं, ठीक है, जो क्या है, सरीसृप है, रेप्टिलिया है और स्तनधारी मैमेलिया है, उनके बीच की जो संयोजी कड़ी है वो एकिडना है। कौन है, एकिडना है। ठीक है, एकिडना के अलावा डकविल्ड प्लेटिपस भी है, डकविल्ड प्लेटिपस भी है, डकविल्ड प्लेटिपस भी है। शमूरिया मैंने इससे पहले बताया आपको, एम्फीबिया और सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी है। युगलीना जंतु और पादप के बीच की। प्रोटोप्टेरस एम्फीबिया और मत्स्य वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी है। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर लो यार। अगला क्वेश्चन, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच की संयोजी कड़ी है, तो वो टॉर्नेलिया लार्वा है। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच की संयोजी कड़ी, और टॉर्नेलिया लार्वा किसका लार्वा है अगर पूछा जाए तो बेलेनोग्लोसस का लार्वा है, बेलेनोग्लोसस का लार्वा है। कौन सा, बेलेनोग्लोसस का लार्वा है क्या, कौन सा, टॉर्नेलिया लार्वा। अगला क्वेश्चन, बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किया था। दोस्तों जो बायोजेनेटिक नियम है उसका प्रतिपादन हैकल ने किया था। ठीक है, और हैकल के बायोजेनेटिक नियम के अनुसार व्यक्ति वृत्त उसके जाति वृत्त को पुनरावृत्त होता है, अर्थात जीवन का इतिहास विकास के इतिहास को दोहराता है। अगर पूछा जाए किस जीव वैज्ञानिक के अनुसार जीवन का इतिहास विकास के इतिहास को दोहराता है, तो बायोजेनेटिक नियम के अनुसार जीवन का जो इतिहास है वो विकास के इतिहास को दोहराता है, और इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो हैकल ने किया था। अगला क्वेश्चन, लार्वा अवस्था का अस्थायी रूप में बना रहना कहलाता है, तो चिरभ्रूणता कहलाता है। लार्वा अवस्था का अस्थायी रूप से बने रहना क्या कहलाता है, चिरभ्रूणता कहलाता है। या लार्वा अवस्था का भ्रूणिक लक्षणों का वयस्क शरीर में बने रहना क्या कहलाता है, चिरभ्रूणता कहलाता है।
अगला क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया? दोस्तों, जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत था 1809 में प्रतिपादित किया था। और किसने किया था? तो लैमार्क ने किया था। जीन बेस्टिन डी लैमार्क ने किया था। किसमें किया था अगर पूछा जाए तो फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक में किया था। अपनी किस पुस्तक में किया था? तो फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक में इसको क्या किया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, या जैव विकास का प्रथम सिद्धांत, अच्छा प्रथम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लैमार्क ने किया था, जिसे क्या कहा जाता है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। कब बना था? तो 1809 में प्रतिपादित किया था। किस पुस्तक में किया था? तो फिलॉसफी जूलॉजी पुस्तक में प्रकाशित किया था। कहाँ का वैज्ञानिक था? तो फ्रांस का वैज्ञानिक था। अगला क्वेश्चन, अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग की संकल्पना दी थी। दोस्तों, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग की संकल्पना लैमार्क ने दी थी। और किसके लिए दी थी? तो जिराफ के लिए दी थी। जिराफ के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया था। देखो, लैमार्क ने 4 संकल्पनाएं दी हैं। आंतरिक जीवन शक्ति, यानी अंगों का आकार बढ़ता रहता है। वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, ये 4 क्या दिए थे? लैमार्क ने अपने सिद्धांत में संकल्पनाएं दी। अगला क्वेश्चन, लैमार्कवाद के आलोचना की। दोस्तों, लैमार्कवाद की आलोचना किसने की थी? तो बीजमैन ने की थी। और बीजमैन ने क्या की थी? लैमार्कवाद के आलोचक अगर पूछा जाए, बीजमैन थे। और कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन के। ये बहुत बार पूछता है कहाँ के थे ये मुख्यों के। अगला क्वेश्चन, जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत है वो भी बीजमैन ने प्रतिपादित किया था। जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जर्मन के क्या थे? जीव वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया कि 22 पीढ़ियों तक चूहों पर प्रयोग किया। पीढ़ियों तक किस पे? चूहों पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि 22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी और उनमें क्रॉस कराया। अगली पीढ़ी में देखा उन्होंने, फिर से उनके बच्चे पूंछ वाले हुए। तो इन्होंने कहा कि वह अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग से केवल कायिक लक्षण बदल सकते हैं, जनन में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन, डार्विन किस देश के प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे? दोस्तों, अगर पूछा जाए डार्विन को किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, तो एक प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे। किस प्रकार के वैज्ञानिक थे? तो एक प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे। मोस्ट इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। और कहाँ के प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे? तो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के क्या थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 1831 से 1837 के बीच क्या किया? अपने सहयोगी, ये पूछा गया है कि डार्विन का सहयोगी कौन था? तो हैंसलो था। कौन था? हैंसलो के साथ। और किस जहाज से? तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। बीगल नामक जहाज से क्या की थी? गैलपोगोस द्वीप की वनस्पति का और वहाँ के जीवों का अध्ययन किया था। और इसी गैलपोगोस द्वीप को इन्होंने क्या कहा था? विकास की जीवित प्रयोगशाला कहा था। पूछा जाए विकास की जीवित प्रयोगशाला डार्विन ने किस द्वीप को कहा था? तो गैलपोगोस द्वीप को कहा था। अगला क्वेश्चन, डार्विनवाद की विशेषता नहीं है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागत क्या है? डार्विनवाद की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये क्या है? लैमार्कवाद की विशेषता है। किसकी है? लैमार्कवाद की विशेषता है। तीव्र गुणन डार्विन की विशेषता। उसने क्या कहा कि हर जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। उत्तरजीविता के लिए संघर्ष के लिए क्या करते हैं? भोजन आवास के लिए संघर्ष करते हैं। योग्यता की उत्तरजीविता, जो वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है वो क्या रहता है? जीवित रहता है। और बाकी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तनवाद के परिवर्तक हैं। तो ह्यूगो डी ब्रिज बोलो। ह्यूगो डी ब्रिज क्या थे? उत्परिवर्तनवाद के क्या थे? प्रवर्तक थे। ठीक है, उन्होंने क्या दिया? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। और इन्होंने अगर पूछे ह्यूगो डी ब्रिज ने किस पे प्रयोग किया था, तो ऑर्निथोरल लैमार्किया पर प्रयोग किया था, या इवनिंग प्राइमरोज। दोनों एक ही हैं, ना कंफ्यूज मत होना। ऑर्निथोरल लैमार्किया या इवनिंग प्राइमरोज पर क्या किया था? इन्होंने प्राइमरोज पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, हॉर्डी वैनवर्ग के अनुसार सभी एलील का योग होता है। दोस्तों, हॉर्डी वैनवर्ग की जो समीकरण है उसके अनुसार सभी एलील का योग 1 होता है। इंग्लैंड का क्या था? ये जीव वैज्ञानिक था। 1908 में हॉर्डी वैनवर्ग ने क्या किया कि जीन की आवृत्ति के अध्ययन के लिए एक समीकरण दिया, जिसे हॉर्डी वैनवर्ग के गणितीय समीकरण कहा जाता है। ये क्या है? p² + 2pq + q² = 1 होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्रथम कोशिकीय रूप किस काल में प्रकट हुआ? दोस्तों, पृथ्वी पर जो प्रथम कोशिकीय रूप प्राप्त हुआ था वो प्रोटेरोजोइक काल में हुआ था। और इसका जो टाइम पीरियड था 2500 से 541 मिलियन वर्ष पूर्व था।
और इनमें से जो कोशिकाएं बनी प्रथम कोश के रूप में इसमें ऑक्सीजन मुक्त करने की क्षमता थी। अगला क्वेश्चन, कशेरुकी की उत्पत्ति किस काल में हुई? दोस्तों जो अकशेरुकी की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो वो पैलियोजोइक काल में हुई थी। किसमें? पैलियोजोइक काल में हुई थी। और इस पैलियोजोइक काल का जो समय था 540 से 252 मिलियन वर्ष पूर्व का समय था। यहाँ पे क्या हुआ? अकशेरुकी का विकास हुआ, जलीय जीवों का विकास हुआ। जलीय जीवों का विकास भी क्या हुआ? पैलियोजोइक काल में हुआ। ठीक है, याद रखना। समुद्री खरपतवार का विकास हुआ इसी काल में, समुद्री खरपतवार का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा का युग कहा जाता है। दोस्तों जो टेरिडोफाइटा का क्या है? जो टेरिडोफाइटा का क्या कहा जाता है? युग कहा जाता है, वो भी पैलियोजोइक काल को कहा जाता है। टेरिडोफाइटा का युग कहा जाता है। और इसी पैलियोजोइक काल में जब टेरिडोफाइटा हुआ, समुद्री खरपतवार मैंने आगे बताया, जबड़े रहित मछली, हाँ जबड़े रहित मछलियों का विकास किस काल में हुआ? तो पैलियोजोइक काल में हुआ था। और कौन से, अगर पूछा जाए वो कौन सी मछली थी जो जमीन में या जल और थल दोनों में रह सकती थी? तो वो मछली थी लोबोफिन। कौन सी थी? लोबोफिन वो मछली थी। अगला क्वेश्चन, दांत युक्त पक्षियों का विकास किस काल में हुआ? दांत युक्त जो पक्षियों का विकास हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था मीसोजोइक काल में हुआ था, जिसका टाइम पीरियड 252 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व का समय था। इसी में मछलियों का विकास हुआ था। ठीक है, मछलियों का विकास भी इसी में हुआ था। डायनासोर का युग इसी को कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो डायनासोरस था वो कौन, अगर पूछे वो कौन सा था? तो टायरेनोसोरस था, टायरेनोसोरस रेक्स था। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी व एंजियोस्पर्म का युग कहा जाता है। तो सीनोजोइक को कहा जाता है। देखो प्रोटेरोजोइक मुख्य रूप से क्या हुआ? एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ, एक कोशिका का। पैलियोजोइक काल में क्या हुआ? अकशेरुकी का विकास हुआ, टेरिडोफाइटा का विकास हुआ, जबड़े रहित मछलियों का विकास हुआ। मीसोजोइक में क्या हुआ कि इसमें मीसोजोइक में क्या हुआ? डायनासोर का युग हुआ, आर्कियोप्टेरिक्स का विकास हुआ। ठीक है, सरीसृप और जिम्नोस्पर्म का युग कहा जाता है मुख्य रूप से। और जो सीनोजोइक थे स्तनधारी और एंजियोस्पर्म का युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिना जबड़े वाली मछली का विकास हुआ। दोस्तों जो बिना जबड़े की मछली थी, मैंने आगे भी बोला था, बिना जबड़े वाली जो मछली थी उसका विकास किस में हुआ था? तो पैलियोजोइक काल में हुआ था। और लोबोफिन वो मछली थी जो जल और थल दोनों जगह रह सकती थी। मानव कपिबंदर का पूर्वज था। दोस्तों जो मानव कपिबंदर का जो पूर्वज था वो कौन सा मानव था? तो पैरापिथेकस मानव था। कौन सा था? पैरापिथेकस मानव को मानव कपिबंदर यानी कपि का भी पूर्वज जो मानव था वो कौन था? पैरापिथेकस मानव था। अगला क्वेश्चन, पहला जीवाश्म कपि था। जो पहला जीवाश्म कपि था वो डायोपिथेकस मानव था। कौन था? डायोपिथेकस मानव था। और किस युग में इसका विकास हुआ था? तो मियोसीन युग में इसका विकास हुआ था। किसमें? मियोसीन युग में इसका विकास हुआ था। अगला, प्रथम होमोनिड जीवाश्म किसका प्राप्त हुआ? दोस्तों जो प्रथम होमोनिड जीवाश्म प्राप्त हुआ था वो रामापिथेकस मानव का हुआ था। किसका? रामापिथेकस का। इसका विकास भी किस में हुआ था? मियोसीन युग में हुआ था। और मनुष्य का नज़दीकी माना जाता है ये। अगला क्वेश्चन, पहला वन मानुष कहलाता है। जो पहला वन मानुष था वो ऑस्ट्रियोपिथेकस मानव था। कौन था? ऑस्ट्रियोपिथेकस मानव था। या पूछा जाए वो कौन सा मानव था जो सर्वप्रथम पत्थरों का प्रयोग करता था, फल खाने वाला था और क्या खाता था? खाली फल खाता था। वो ऑस्ट्रियोपिथेकस मानव था। अगला मानव है सीधा खड़ा होने वाला प्रथम मानव था। तो सीधा खड़ा होने वाला जो प्रथम मानव था जो सीधा खड़ा होता था होमो इरेक्टस था। कहाँ है? होमो इरेक्टस मानव था जो सबसे पहले खड़ा होता था। होमो जो हैबिलिस, पहले देखो होमो हैबिलिस मानव था, मानव जैसा पहला प्राणी था। और इसकी जो कपाल गुहा का आयतन था 650 से 800 सीसी तक था। मांस नहीं खाता था ये। ठीक है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा मानव था वो जो मांस नहीं खाता था? होमो हैबिलिस था। होमो इरेक्टस बोल चुका हूँ, सीधा खड़ा होने वाला मानव था। 900 सीसी इसका कपाल गुहा का आयतन था। होमो निएंडरथल था पहला सभ्य मानव। अगर पूछे पहला सभ्य मानव कौन सा था तो होमो निएंडरथल मानव था। मृतकों को दफनाता था, नंगा नहीं रहता था, शरीर पर खाल को ओढ़ता था। और होमो सेपियंस तुम्हें पता है क्रो-मैग्नोन मानव को ही क्रो-मैग्नोन मानव बोलो या होमो सेपियंस मानव बोलो एक ही है। आधुनिक प्रागैतिहासिक मानव कौन था? तो होमो सेपियंस था। और जो आधुनिक जीवित मानव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस और सेपियंस है। होमो सेपियंस सेपियंस है।
तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट गिनती के 50 हैं, लगभग 75-80 से ऊपर क्वेश्चनों को कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।